हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में CSJMU पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी MCQs हम देखेंगे। सो स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो हम डेटा कलेक्शन मेथड्स इन रिसर्च देखेंगे बाय यूजिंग MCQs। सो ढेर सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनर एक्सेट्रा। सो ये सारे के सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स हम आज इसी वीडियो में देखेंगे एंड इनके ऊपर हमेशा आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि CSJMU एंट्रेंस टेस्ट ये 38 जुलाई को है एंड दैट्स वाई आप सभी के पास बहुत कम टाइम है, जिस कम टाइम में आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी स्टडी करना है। सो पेपर 1 ये प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है एंड पेपर 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है एंड आप सभी को दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करने हैं, स्कोर करने हैं, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स, जिस कोर्स की मदद से आप गारंटीड CSJMU पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़ एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके PhD के लिए एडमिशन्स ले लेते हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन वो भी आप कर सकते हो ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, Take a dash sample, we can dash the size of the sampling error. So हम लोगों को किस प्रकार का सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए ताकि सैम्पलिंग एरर की साइज़ इतनी इतनी होगी। सो इंक्रीज, डिक्रीज, स्मॉलर, लार्जर, रिड्यूस, मेक स्मॉलर, नॉट ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग एरर जो है इसका डेफिनेशन ये है कि सैम्पल स्टैटिस्टिक माइनस ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर। सो व्हेनेवर आपको ये सब्सट्रैक्टेड वैल्यू मिलेगी देन दैट विल बी योर सैम्पलिंग एरर। सो सैम्पल स्टैटिस्टिक से आपको ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को माइनस करना है, देन आपको सैम्पलिंग एरर की वैल्यू मिलेगी। सो इसका मतलब ये है कि जितना ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू सैम्पल स्टैटिस्टिक से ज़्यादा डेविएट रहेगा, उतना ही सैम्पलिंग एरर आपका ज़्यादा रहेगा। एंड जितना ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर का वैल्यू आपका सैम्पल स्टैटिस्टिक से इक्वल होगा, उतना ही सैम्पलिंग एरर कम मिलेगा। एंड अगर आपको कम सैम्पलिंग एरर चाहिए देन इन दैट सिचुएशन आपकी जो सैम्पल साइज है बेसिकली वो आपको लार्ज रखनी है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्मॉलर सैम्पल साइज को चूज करोगे देन सैम्पलिंग एरर की साइज बढ़ जाएगी। सो स्मॉलर सैम्पल साइजेस tend to result in larger sampling errors, and that's why your correct answer in this situation will be 2, because smaller sample can result in the larger size of the sampling error. So sampling error and sample size इन दोनों के बीच में भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब अगर आप एक की वैल्यू अगर आप डिक्रीज या फिर इंक्रीज करोगे देन दूसरे की वैल्यू आपकी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी। ओके, वाइस वर्सा। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. Which of the following enumerations claims is true? यानी कि गणना के निम्नलिखित दावों में से कौन सा सही है।
So whether first option, one census is conducted every 20 years, one census is conducted every 7 years, one census is conducted every 10 years, one census is conducted every 5 years. So students, what is exactly census? So census is the official count of population. मतलब फॉर एग्जाम्पल इंडिया हमारी कंट्री है, सो इंडिया में जितना भी पॉपुलेशन है उसका जो ओवरऑल ऑफिशियल काउंट है उसे सेंसस कहा जाता है. ओके, एंड सेंसस ये हमेशा एवरी 10 ईयर्स में लिया जाता है विद इन इंडिया, बट बाकी के कंट्रीज में इसकी पॉलिसी अलग है. किसी कंट्री में 10 से भी ज़्यादा ईयर्स होते हैं टू कंडक्ट द सेंसस, एंड किसी कंट्री में 10 से भी कम ईयर्स होते हैं. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज विद इन इंडिया द सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ डेटा इज एक्यूरेट. सो इनमें से कौन सा क्लेम ऐसा है जो डेटा कलेक्शन के बारे में सही है. सो लेट अस सी डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर. The primary goal of the collection of data is to provide the proof necessary to arrive at a definitive solution to the issue. The primary goal of the collecting of data is to demonstrate the movement necessary to arrive at a definitive solution to the issue at hand. The primary goal of collecting data is to demonstrate the design necessary to arrive at a definitive answer to the issue. The primary goal of the collecting data is to present the numbers necessary to arrive at a definitive solution to the issue. So students, हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं. So what is the basic reason behind it और what is the purpose of it? So हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट्स का सोल्यूशन है उसके लिए हमें एक प्रॉपर एविडेंस मिले. Okay, so that's why your correct answer should be 1, because the primary goal of collection of data is to provide the proof which is necessary to arrive at the definitive solution to the issue. Okay, and that's why students, जो data होता है collected data which should be representative, unbiased and collected through appropriate methods, and that's why जो data हम लोग collect करते हैं through the different data collection methods वो basically representative होना चाहिए, representative of the target population, as well वो unbiased होना चाहिए, मतलब सब actually हमें fairly करना है, as well हमें appropriate data collection methods को भी use करना चाहिए. एंड इसका एम यही होता है कि टू प्रोवाइड प्रूफ विच इज़ नेसेसरी फॉर फाइंडिंग अ डेफिनेटिव सोल्यूशन. ओके, अगर आपको मूवमेंट को अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, ओके, देन उसके लिए आप डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स या फिर डिफरेंट डेटा एनालिसिस मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हो. सो डेटा को कलेक्ट करके ओके उसका प्राइमरी गोल ये नहीं होता है कि इट शुड डेमोन्स्ट्रेट द मूवमेंट विच इज़ नेसेसरी टू अराइव एट अ डेफिनेटिव सोल्यूशन टू द इशू ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, सो इसके लिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स या फिर डेटा एनालिसिस मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हो. सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. अगर आपको डिज़ाइन को डेमोन्स्ट्रेट करना है देन इसके लिए भी आप डेटा को कलेक्ट नहीं करते हो. बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन ये रिसर्च के पर्पस के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब व्हाट एक्चुअली रिसर्चर वांट्स आफ्टर डूइंग द रिसर्च, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रिसर्च हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसमें इधर क्वांटिटेटिव डेटा है या फिर क्वालिटेटिव डेटा है, एंड किस प्रकार के डेटा कलेक्शन मेथड्स आप यूज़ करने वाले हो. बेसिकली डेटा कलेक्शन के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना है. एंड दैट्स व्हाई डेटा कलेक्शन का प्राइमरी गोल ये नहीं होता है टू डेमोन्स्ट्रेट द रिसर्च डिज़ाइन विच इज़ नेसेसरी. ओके, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. अगर फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट ही होगा. अगर हमें नंबर्स को प्रेजेंट करना है देन व्हाई वी विल कलेक्ट द डेटा. बेसिकली दिस इज इररिलेवेंट. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स रिगार्डिंग क्लास इंटरवल्स इज एक्यूरेट. नाउ इनमें से कौन सा क्लेम ऐसा है जो क्लास इंटरवल्स के रिगार्डिंग एक्यूरेट है. In the case of continuous variables, the exclusive class intervals are frequently utilized. When dealing with continuous
variables, inclusive class intervals are frequently used. When dealing with continuous data, offline class intervals are frequently utilized. When dealing with continuous variables, the online class intervals are frequently used. So basically students, let us see first of all what are the class intervals, उसके types क्या है and हम लोग class intervals क्यों बनाते हैं. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग क्लास इंटरवल्स बनाते हैं ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सके एंड उसको ग्रुप कर सके, ओके, इनटू द कैटेगरीज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारा डेटा है, ओके, एंड उस डेटा को अगर आपको कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करना है एंड ग्रुपिंग करना है, देन उसके लिए आप क्लास इंटरवल्स बनाओगे इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ईच डेटा की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ओके. सो टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एंड एवरी डेटा इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड इसमें दो प्रकार होते हैं. इनमें से सबसे पहला प्रकार है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स एंड दूसरा प्रकार है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स. सो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स जो होते हैं which includes both end points of interval. For example, मैंने डेटा को 1 to 10 ऐसे इंटरवल्स में डिवाइड किया है, देन 11 to 20, ओके. सो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में ये जो लोअर लिमिट है ये भी इंक्लूडेड होता है एंड अपर लिमिट ये भी इंक्लूड होता है. सो दिस इज कॉल्ड कि इट इज इंक्लूडेड बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल. एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स आर यूज्ड विथ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. सो अगर आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल्स को कैटेगराइज करना है, ग्रुपिंग करना है, सो फॉर दैट आप इंक्लूसिव जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको आप यूज़ करोगे. सो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स यानी कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब उसमें पॉइंट्स भी होते हैं जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3. सो द वैल्यूज आर बेसिकली कंटिन्यूअस. And what is exclusive? These are exactly opposite to inclusive class intervals. इसमें जो एंड पॉइंट्स का डेटा होता है वो पूरे इंटरवल में होता नहीं है, मतलब इंक्लूडेड नहीं होता है. जैसे कि अगर 1 to 10 है, देन 1 and 10 ये दो नंबर्स इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होंगे. एंड अगर आपको डिस्क्रीट वेरिएबल्स को कैटेगराइज करना है, देन उसके लिए आप एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को यूज करोगे. डिस्क्रीट वेरिएबल्स यानी कि इसके जो वैल्यूज होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे, उसमें पॉइंट्स नहीं होते और किसी भी प्रकार के रेशोज भी नहीं होते. सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 2, ओके, बिकॉज व्हेन डीलिंग विथ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? When it comes to spatial classification, location-based criteria are used to categorize data. Data are categorized using time series. When it comes to spatial categorization, data is categorized based on quantitative classification. For spatial categorization, data is categorized based on chronological categorization for spatial classification. So students, first of all हम लोग देखते हैं कि spatial classification exactly होता क्या है and ये हम लोग कब यूज़ करते हैं and why we use it, okay. So students, spatial जो classification होता है, ओके, ये हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी भी डेटा को कैटेगराइज करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल अपीयरेंस और अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि अगर आप देखोगे कि लोकेशन बेस्ड क्राइटेरिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पेशल क्लासिफिकेशन, बिकॉज इसमें एक्चुअली आप डेटा को कैटेगराइज करते हो बेस्ड अपॉन फिजिकल लोकेशन, जैसे कि जीप कोड क्या है, देन एड्रेसेस क्या है, लाइक दैट, ओके. And that's why your correct answer for this question should be 1, because when it comes to spatial classification, location based criteria are used to categorize data, okay. अगर आपको टाइम सीरीज के साथ डेटा को कैटेगराइज करना है, देन इन दैट सिचुएशन आप स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं करोगे. एज वेल अगर आपको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन करना है, देन इन दैट सिचुएशन एज वेल यू वांट टू स्पेशल कैटेगराइजेशन. देन अगेन
अगर आपको क्रोनोलॉजिकल कैटेगराइजेशन के आधार पर डेटा को कैटेगराइज करना है, देन इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू डोंट गो फॉर स्पेशल क्लासिफिकेशन, बिकॉज इट इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस और द फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा। जैसे कि लोकेशन बेस्ड क्राइटेरिया में ये आपको बताएगा कि जिप कोड क्या है, देन एड्रेस क्या है। सो अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर डेटा को आप क्लासीफाई कर सकते हो, जिसे आप स्पेशल क्लासिफिकेशन बोलते हो। ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी 1. नेक्स्ट इज डैश इंक्लूड्स डेटा विच इज कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। ओके, सो इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड ऐसा है विच इंक्लूड्स डेटा विच इज कंसर्निंग द फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट? सो वेदर इट इज केस स्टडी, वेदर इट इज जनरल बिहेवियर, वेदर इट इज genetic approach, whether it is adequacy. Okay, so students, अगर आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में डेटा चाहिए, अगर आपको एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में डेटा चाहिए, देन उसके लिए आप केस स्टडी इस पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन मेथड्स को फॉलो करोगे, बिकॉज केस स्टडी में आप एक ही पर्सन पर या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स के ऊपर या फिर किसी भी सिचुएशन के ऊपर आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, एंड उसमें आप उसके रिगार्डिंग जितनी भी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको आप इसमें कलेक्ट करते हो। जैसे कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या है, उसका करियर ग्रोथ कैसा है, सो ये सब चीज़ें इसमें होती है, एंड दैट्स व्हाई केस स्टडी इंक्लूड्स डेटा विच इज concerning the family background and educational development. So your correct answer for this question should be 1. General behavior, genetic approach and adequacy, ये तीनों भी data collection methods नहीं है. Case study, this is the data collection method in research methodology. उसके अलावा questionnaire is one of the data collection method in research methodology. Observation है, interviews है, okay, ये सब data collection methods है. Okay. Next is a researcher wants to study the association between gender and using of mobile phone. Data collected for this study will be. So अगर कोई भी researcher study करना चाहता है कि gender and using a mobile phone इनके बीच में क्या association है, then उसके लिए वो किस प्रकार का data collect करेगा. So whether he will collect quantitative data or qualitative data or continuous data or classified data. सो स्टूडेंट्स, किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में दो प्रकार के डेटा होते हैं, एंड उसमें से पहला है क्वांटिटेटिव डेटा, ओके, एंड जो दूसरा है वो है क्वालिटेटिव डेटा. फाइन. सो क्वांटिटेटिव डेटा में जो डेटा होता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा होता है. इसमें जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं उसको आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा. एंड क्वालिटेटिव डेटा ये वर्ड एंड पिक्चर फॉर्मेट में होता है. इसको आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन नहीं करते हो, एंड क्वालिटेटिव डेटा को बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है रादर दैन मेजरमेंट. बट क्वांटिटेटिव डेटा को आप न्यूमेरिकली मेजर भी कर सकते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई अगर किसी भी रिसर्चर को अगर जानना है कि जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल फोन इनके बीच में क्या एसोसिएशन है, सो उसके लिए वो क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करेगा, बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा इंक्लूड्स ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब कोई भी इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस करता है, उसके ओपिनियंस क्या है किसी भी चीज़ के बारे में, ये सब चीज़ें आपको क्वालिटेटिव डेटा में मिलती है, ना कि क्वांटिटेटिव डेटा. बिकॉज अगर जेंडर एंड यूजिंग अ मोबाइल फोन ये इसका जो अगर कोई एसोसिएशन है, इफ़ यू वांट टू नो दैट, देन आप क्या करोगे, आप डिफरेंट जेंडर्स से उनका ओपिनियन लोगे कि एग्जैक्टली हाउ दे फील अबाउट द मोबाइल फोन दे यूज़, राइट. जैसे कि फीमेल जेंडर से आप पूछोगे कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ओके, व्हाट आर योर ओपिनियंस. आप मेल कैंडिडेट्स को पूछोगे, आप ट्रांसजेंडर को भी पूछोगे. सो अकॉर्डिंगली उनसे आपको ओपिनियंस मिलेंगे, उनसे आपको एक डिस्क्रिप्टिव उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो मिलेगा आपको. सो दिस विल बी नथिंग बट द क्वालिटेटिव डेटा. ओके, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. Name the method which deals with only one person at a time and promotes his addressment.
सो इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ एट अ टाइम डील करता है एंड उसके एडजस्टमेंट को भी प्रमोट करता है. सो वेदर इट इज केस स्टडी, वेदर इट इज क्वेश्चनेयर, वेदर इट इज क्लिनिकल मेथड, वेदर इट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके, मेथड. फाइन. सो स्टूडेंट्स, ये सब बेसिकली डेटा कलेक्शन मेथड्स है. केस स्टडी, क्वेश्चनेयर, क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड. ओके. सो स्टूडेंट्स, केस स्टडी तो हमने अभी देखा, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट द डेटा कलेक्शन मेथड, जिसमें हम एक ही इंडिविजुअल के ऊपर इन डेप्थ स्टडी करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्वेश्चनेयर में आप क्वेश्चनेयर्स बनाते हो एंड उन्हीं क्वेश्चनेयर्स को आप रिस्पोंडेंट्स के साथ शेयर करते हो इधर थ्रू ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, एंड रिस्पोंडेंट्स आपको रिस्पॉन्सेस भी प्रोवाइड करते हैं. देन क्लिनिकल मेथड में एक्चुअली आप किसी भी ड्रग के ऊपर स्टडी कर सकते हो. सो यू कैन असाइन डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटमेंट ग्रुप है, एंड उसमें आप काफ़ी सारे पर्सन्स को असाइन कर सकते हो इधर रैंडमली और नॉट रैंडमली, एंड उनके ऊपर आप स्टडी करते हो कि एग्जैक्टली इस ड्रग का असर उन पर क्या होता है, वेदर इट इज़ इफेक्टिव और नॉट. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लिनिकल मेथड. एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड में असल में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जिसमें रिसर्चर के पास वो सारी एबिलिटीज़ होती है कि वो वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके एंड उनको स्टडी कर सके. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज केस स्टडी, बिकॉज केस स्टडी इज द ओनली डेटा कलेक्शन मेथड जिसमें ओनली वन पर्सन के साथ आप डील कर सकते हो एट अ टाइम, एंड एज वेल पर्सन के जितने भी सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है. सो बेस्ड अपॉन द विलिंगनेस ऑफ द पर्सन रिसर्चर वैसे ही बिहेव करता है, एंड रिसर्चर यहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट करता है जो पर्सन उसके स्टडी में पार्टिसिपेट करता है. ओके, सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इन अ करेक्ट सीक्वेंस. सो जब भी आप डेटा को प्रोसेस करते हो देन उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होती है, एंड यहाँ पे वो सारे स्टेजेस आपको प्रोवाइड किए हैं, बट इन सारे स्टेजेस को आपको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है. So whether it is coding, whether it is editing, whether it is tabulation, whether it is classification, whether it is using percentages. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डेटा को एडिट करोगे. सो यू विल गो फॉर एडिटिंग, जिसमें आप रॉ डेटा को एक अच्छा डेटा बनाओगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर डेटा में कोई भी इनएक्यूरेसीज है देन यू विल रिमूव दैट इनएक्यूरेसीज. ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो फॉर एडिटिंग, देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर कोडिंग. कोडिंग में आप डेटा को सिंबलाइज करोगे, मतलब काफ़ी सारा डेटा होता है एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू कोड द डेटा, ताकि आप उनको पहचान सको इन द होल रिसर्च प्रोसेस. ओके, बाय अ स्मॉलर सिंबल और स्मॉलर नंबर. देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा आप उनको क्लासीफाई करोगे. देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर टैब्यूलेशन. टैब्यूलेशन यानी कि आप डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में कैटेगराइज करोगे. नॉट ओनली कैटेगराइज, आप डेटा को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. सो बाय कन्वर्टिंग देम इनटू टैबुलर फॉर्मेट, ये आपके लिए बहुत ईजियर होगा ताकि आप डेटा को जान सको, उनको अंडरस्टैंड कर सको. एंड योर लास्ट स्टेप विल बी यूजिंग परसेंटेजेस. सो डेटा को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उनका परसेंटेज भी बना सकते हो. हम लोग परसेंटेज बनाते हैं ताकि हम परसेंटेजेस को रिसर्च के रिजल्ट्स में अच्छी तरीके से बता सके थ्रू डिफरेंट ग्राफिकल मेथड, जैसे कि बार ग्राफ है, देन पाई चार्ट है, राइट. एंड दैट्स वाई परसेंटेजेस को एक्चुअली देखना एंड उनको जानना बहुत इजी होता है. एंड जब भी आप डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो देन फ्रॉम द टैबुलर फॉर्मेट ये बहुत इजी हो जाता है कि आप उस डेटा को परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर सके. That's why your correct order of sequence will be 4, which is BADCE, जिसमें से सबसे पहला है editing, then second is coding, then third is classification, then tabulation, and then using percentages. Okay, the techniques by which we can study an individual's personality by observing his or her style of life, behavior, manner, thoughts and feelings is called.
सो इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसकी मदद से आप सभी लोग इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के बारे में स्टडी कर सकते हो बाय ऑब्जर्विंग हिज और हर स्टाइल ऑफ लाइफ, देन उनका बिहेवियर कैसा है, उनका मैनर कैसा है, उनके थॉट्स कैसे हैं, उनके फीलिंग्स कैसे हैं. So whether it is inventory, whether it is case history, whether it is rating scale, whether it is projective. So students, rating scale ये तो basically एक you can say data collection method ही है जिसमें एक्चुअली आप क्या करते हो, आप रिस्पोंडेंट्स को क्वेश्चंस पूछते हो, बट आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो आप पहले से ही तय करते हो, जिसमें आप एक पर्टिकुलर रेटिंग देते हो, जैसे कि गुड, बैड, वेरी गुड, अप्रोक्सीमेट, और जैसे कि अग्री, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, नॉर डिसअग्री, नॉर अग्री, लाइक दैट. सो बेस्ड अपॉन दैट रेटिंग रिस्पोंडेंट्स आपको रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करते. बट इसमें आप इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी नहीं कर सकते हो. बेसिकली उनका बिहेवियर कैसा है, उनका मैनर कैसा है, उनका स्टाइल ऑफ लाइफ कैसा है, उनके थॉट्स क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है, यू कैन स्टडी, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ रेटिंग के आधार पर ही आंसर्स मिलते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, अग्री, डिसअग्री. सो यू कैंट जज एनी वन बेस्ड ऑन दिस रेटिंग स्केल. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. प्रोजेक्टिव टेक्निक इज वन ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक, जैसे कि अगर आपने देखा होगा रोरशैक प्रोजेक्टिव टेक्निक, जो कि एक विजुअल प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जो कि साइकोलॉजी में हमेशा यूज़ की जाती है, ताकि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो जान सके कि एग्जैक्टली व्हाट आर द विजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द पेशेंट्स. ओके, सो दिस अगेन गेट्स एलिमिनेटेड. सो योर रिमेनिंग ऑप्शंस आर इन्वेंटरी एंड केस हिस्ट्री, जिसमें से इन्वेंटरी का मतलब होता है सूची, जिसमें काफ़ी सारे लिस्ट्स होती है, राइट. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. सो द बचा हुआ ऑप्शन है केस हिस्ट्री, विच विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज केस हिस्ट्री में एक्चुअली वो सारा डेटा होता है रिलेवेंट टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें उसका लाइफ कैसा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका मैनर क्या है, व्हाट द एक्सपीरियंसेस ही हैज़ गॉन थ्रू, देन उसके फीलिंग्स क्या है, उसके थॉट्स क्या है, ये सब चीज़ें आप केस हिस्ट्री में जान सकते हो. सो लेट अस सी एग्जैक्टली केस हिस्ट्री में किस प्रकार का डेटा होता है. सबसे पहला डेटा होता है कि बेसिक स्टैटिस्टिकल डेटा, बेसिक स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें नेम, देन सेक्स, देन एज, एड्रेस, फोन नंबर, इस प्रकार का डेटा होता है. देन सेकेंड टाइप ऑफ डेटा इंक्लूड्स क्लाइंट्स हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज. ओके, क्लाइंट्स हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज मतलब उन्होंने जहाँ पे काम किया है उसकी हिस्ट्री, कि एग्जैक्टली उनका जॉब रोल कैसा था, कहाँ पे उन्होंने काम किया है, उनकी एवरेज एनुअल सैलरी कितनी है, वो सब चीज़ें. देन थर्ड डेटा विल बी इन्वेस्टिगेशन परटेनिंग टू क्लाइंट्स केस. ओके, सो क्लाइंट्स केस के रिगार्डिंग जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, सो रिगार्डिंग दैट जितना भी डेटा है, सो वो डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है रिगार्डिंग द केस. देन फोर्थ डेटा इज इन्वेस्टिगेशन आउटकम्स. सो आपको इन्वेस्टिगेशन के कितने आउटकम्स मिले हैं, सो रिलेवेंट डेटा. देन योर फिफ्थ टाइप ऑफ डेटा विल बी पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स एंड काउंसलिंग सेशन. सो पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रीटमेंट्स एंड उनके काउंसलिंग सेशंस, उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो. देन योर सिक्स्थ टाइप ऑफ डेटा विल बी हिस्ट्री ऑफ इलनेसेस. सो अगर उनको कोई भी इलनेसेस पहले हुआ करते थे, सो रिगार्डिंग दैट डेटा. देन सेवेंथ इज हिस्ट्री ऑफ कंप्लेंट्स एंड देयर रिजोल्यूशन. सो उनके कोई कंप्लेंट्स थे क्या, एंड आफ्टर डूइंग द कंप्लेंट्स वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए, सो रिगार्डिंग दैट डेटा. एंड द एट्थ टाइप ऑफ डेटा इज हिस्ट्री ऑफ रेफरल्स. ओके, मतलब उनके रेफरल्स की क्या हिस्ट्री है, सो दैट रिगार्डिंग डेटा. सो दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज केस हिस्ट्री. इसी के साथ हम सभी आपको CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल में हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली MCQ सेक्शन में एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी मदद से आप गारंटीड पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकते हो. सो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज. एंड पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है ओनली 999 रुपीज़. एंड इनकम फीस में आप सभी लोग पेपर 2 को भी गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो, बिकॉज इसके लिए भी हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं. सो स्टूडेंट, स्क्रीन पर दिखाई गए जो सब्जेक्ट्स है
सो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, ओके?